दोस्तों नमस्कार। बहुत ही तेजी से भारत की राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही है। उसे जो समझ पा रहा है और जो उसकी महीन गति को जान पा रहा है, वह सीधे तौर पर कहें तो दो ही शख्स हैं। एक के पास सत्ता है और दूसरा सत्ता में आने के लिए बेचैन है। ये राजनीतिक परिस्थितियां कमोवेश विपक्ष के निशाने पर देश के प्रधानमंत्री को लेती है और प्रधानमंत्री मोदी की पूरी सत्ता इस देश में राहुल गांधी को निशाने पर लेती है। यानी इन दो चेहरों के अलावे मौजूदा वक्त में आपको भारत की राजनीति में कोई तीसरा चेहरा दिखाई देगा नहीं। विपक्ष की पूरी कतार खाली हो गई। एक के बाद एक छत्रप जिनकी ताकत बड़ी मजबूती के साथ 2014 से पहले रेंगती थी और 2014 से लेकर 2024 के बीच में वह इस आस को लगाए बैठे रहे कि आज नहीं तो कल उनकी राजनीतिक चमक लौट आएगी। लेकिन एक के बाद एक हर कोई ढहता चला गया और शायद इसीलिए एक भयानक शून्यता विपक्ष की राजनीति को अपने भीतर समेट ले गई। क्योंकि उस कतार के हर नेता को आप देखते चले जाइए, वो नाम ममता बनर्जी का होगा, वो नवीन पटनायक का होगा, वो शरद पवार का होगा, वो उद्धव ठाकरे का होगा, वो नीतीश कुमार का होगा, वो तेजस्वी यादव का होगा, वो स्टालिन का होगा। कोई नहीं बचा। हर कोई अंधेरे में समाता चला गया और सही मायने में इस देश के भीतर दो ही छत्रप बचे हुए हैं जिनकी परीक्षा अगले बरस हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, इनके पास सत्ता नहीं है, लेकिन इन्हें परीक्षा देनी है सबसे महत्वपूर्ण। और फिर पंजाब, आम आदमी पार्टी की परीक्षा है, केजरीवाल की आखिरी परीक्षा है। दिल्ली का किला तो उनका ढह गया, लेकिन पंजाब के बाद वो जिस स्थिति में होंगे वो मैसेज बहुत साफ होगा। क्या वाकई अभी तक आम आदमी पार्टी का उपयोग और प्रयोग जो कांग्रेस को दरकिनार रखने के लिए किया गया, अब सीधी लड़ाई इस देश की राजनीति में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी होंगे? अगर यह चेहरा साफ हो चुका है तो दूसरा चेहरा सत्ता के भीतर का भी उभर कर आता है। हर कोई जानता है कि इस सीबीएसई और नीट की परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ, उसके बाद की परिस्थिति ने सरकार के गवर्नेंस के हर चेहरे को उठाकर रख दिया। यानी उस चादर को ही हटा दिया जहां पर अभी तक यह मैसेज था कि प्रधानमंत्री मोदी डेवलपमेंट की दिशा में कदम उड़ाते हैं, उनके गवर्नेंस के तौर तरीके बड़े मजबूत होते हैं, इस देश के इंस्टीट्यूशंस कुछ भी कहिए लेकिन काम तो करते हुए नजर आते हैं, और इस देश के भीतर में सुप्रीम कोर्ट तक की भूमिका शायद जनता के हित की दिशा में बढ़ ही जाती है। लेकिन ध्यान दीजिए, एक परीक्षा और एक परीक्षा पेपर का लीक होना इस देश के लगभग 40 लाख युवाओं के छात्रों के सामने अंधेरा खड़ा कर गया और उसके जरिए एक मैसेज बड़ा होने लग गया। इस देश की आर्थिक परिस्थितियां जिस तरीके से डामाडोल हो रही थी, अंतर्राष्ट्रीय मुश्किल हालात में उसके सामने से भी पर्दा हट गया। लेकिन वित्त मंत्री फेल नहीं मानी गई। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के चक्कर में भारत का जो घाटा है व्यापारिक, वो ऐतिहासिक गिरावट पर जाकर खड़ा हो गया। लेकिन कॉमर्स मिनिस्टर नाकाबिल नहीं माने गए, यानी पीयूष गोयल। अंतर्राष्ट्रीय छवि जिस डिप्लोमेसी के आसरे भारत की आज से नहीं, गुट निरपेक्ष आंदोलन के दौर से बनी और बढ़ती चली गई, वो विस्तार सत्र के खत्म होने के बाद, यानी सार्क जब खत्म होता है, उसके बाद से जो स्थिति होते होते यहां तक पहुंच गई कि भारत की विदेश नीति कहां पर खड़ी है वो खुद नहीं जानता है, लेकिन विदेश मंत्री बेहतरीन है। तेल मंत्री नहीं जानते कि दरअसल तेल की कंपनियों को मुनाफा हो रहा है, जनता को नुकसान हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कीमत तेल की जब कम होती है, भारत के बाजार में वह क्यों बढ़ जाती है? जब कीमत भारत के बाजार में बढ़ा दी जाती है, उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तेल की कीमत बहुत कम भी होती है। यह खेल क्या है वो नहीं जानते। और कमोवेश इस कतार में इस देश के हर मंत्रालय को आप खड़ा कर सकते हैं। वो एजुकेशन नहीं, वो हेल्थ मिनिस्टर भी हो सकता है,
वो एमएसएमई का मिनिस्टर भी हो सकता है, वह इस देश के भीतर पर्यावरण मंत्री भी हो सकता है। ध्यान अगर देना शुरू कीजिएगा तो आपको एक के बाद एक तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स फेल नजर आएंगे। लेकिन एक चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी का, और इस वक्त विपक्ष में कमोवेश जब छत्रप चुनाव हार गए, उस खेल से बाहर हो गए जिस खेल के आश्रय अभी तक वह एक अपनी छत्रप की राजनीति को साध रहे थे, वो जब खत्म हो गया तो एक चेहरा बचा राहुल गांधी का। और इस पूरी प्रक्रिया में कर्नाटक के भीतर जो सत्ता हस्तांतरण या सत्ता परिवर्तन या फिर जो कहें ट्रांसफर ऑफ पावर कांग्रेस के भीतर हुआ, वो इतनी खामोशी के साथ हो गया कि जिस दौर में भारत की राजनीति हंगामा खड़ा करती है, किसी को मुख्यमंत्री बनाने या ना बनाने को लेकर जितना शोर होता है, उसके पीछे जितने समीकरण देखे परखे जाते हैं, एक झटके में कर्नाटक ने सारी चीजों को धराशायी कर दिया। तो क्या ये 2029 की उस राजनीतिक लकीर को खींचने की शुरुआत है जो राहुल गांधी खींच रहे हैं? और कांग्रेस के भीतर के घटनाक्रम या कांग्रेस के भीतर जो बदलाव की परिस्थिति है और जो संगठन को एकजुट करते हुए युवाओं के आश्रय संघर्ष को पैदा करने की परिस्थिति है, और संघर्ष के आश्रय इस देश के युवाओं को ही आगे लाने की जो सोच है, वह कांग्रेस की राजनीति से बिल्कुल हटकर है। कांग्रेस में तो एक से एक कद्दावर नेताओं की पहचान आज से नहीं, बहुत पहले से रही है, और हर कोई यह मानकर चलता रहा कि कांग्रेस का यह नेता कितने अनुभव के साथ चलता है, उसको दरकिनार कौन करेगा। उसके बाद जाति समीकरण भी इस दौर में बहुत साधे गए, और ध्यान दीजिए तो राहुल गांधी भी ओबीसी का जिक्र करते रहे, एससी एसटी अल्पसंख्यकों का जिक्र करते रहे। लेकिन इस वक्त कांग्रेस के पास 4 स्टेट है, केरल है, कर्नाटक है, केरल कर्नाटक के बाद तेलंगाना है, तेलंगाना के बाद हिमाचल प्रदेश है। इन चारों स्टेट में मुख्यमंत्री अपर कास्ट का, कर्नाटक में कल तय हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, उस पूरी राजनीति और कांग्रेस के उस ओल्ड कांग्रेस को भी यहां समझने की कोशिश कीजिए। इंदिरा गांधी के वक्त भी सत्ता जो होती थी उसकी कमान अपर कास्ट के पास क्यों रहती थी, और उसके बावजूद भी इस देश में शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी यानी दलित और मुस्लिम कांग्रेस के साथ क्यों रहता था। मुस्लिम और दलितों के भीतर जो ओबीसी की जातियों को लेकर अंतर्विरोध था, वो अंतर्विरोध क्या अपर कास्ट ढक लेता था, और कांग्रेस की ताकत उसकी कैडर के तौर पर जो माइनॉरिटीज और दलित की मौजूदगी होती थी, और एक परसेप्शन और नैरेटिव जो सत्ता के जरिए बनाया जाता था, वो अपर कास्ट के पास रहता था। क्या ये मैसेज इंदिरा गांधी की उस कांग्रेस को समझते हुए मौजूदा वक्त में अगर सत्ता के भीतर पिरोया जा रहा है, तो उसका दूसरा और नायाब सच यह भी है, एक वक्त कामराज की भी तूती बोलती थी, और इंदिरा गांधी भी समझ गई थी कि कामराज की तूती अगर बोलती रहेगी तो इसके मतलब मायने खुद उनके अपनी कांग्रेस और खुद के लिए क्या होंगे। वहां भी 2 अलग अलग रास्ते पकड़े गए। लेकिन मौजूदा वक्त में कांग्रेस सत्ता में नहीं है, जो सत्ता में है उसके प्रधानमंत्री यानी देश के प्रधानमंत्री खुले तौर पर अपनी जाति को बताते हुए और उस जाति को लेकर राजनीति को गोलबंद करने से वह चूकते नहीं हैं। वह खुद को ओबीसी करार दे देते हैं, उसके बाद ओबीसी की राजनीति को साधते हैं, और वो तमाम नेता मंत्री, यहां तक कि एक वक्त रामनाथ कोविंद भी राजनीति नहीं बल्कि कहें राष्ट्रपति रहते हुए उस वोट बैंक को साधने निकल गए जहां पर बीजेपी को लाभ हो, जिस ओबीसी का जिक्र हो रहा है। तो क्या यह परिस्थिति भारत की राजनीति में हल्की साबित होने लगी, और नई परिस्थिति में जब इस देश की अर्थव्यवस्था फेल दिखाई दे रही है, जो कॉरपोरेट की लूट थी अब कॉरपोरेट को इस संकट में लाकर खड़ा कर चुकी है कि जब सत्ता कुछ भी देने की स्थिति में नहीं होगी तो वो क्या करेंगे। क्या यहीं से राहुल गांधी की एक नई राजनीति की शुरुआत होती है? उस राजनीति के हर पन्ने को आज खोला जाए उससे पहले एक तस्वीर देख लीजिए।
दिल्ली में बड़ा प्रसिद्ध है बंगाली मार्केट। बंगाली मार्केट में एक टोडरमल रोड है। टोडरमल रोड में ही एक टोडरमल पार्क है। उस पार्क में वहां की घास पर हल्की छांव है लेकिन धूप भी है। वो बैठकर संवाद बना रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? वो कर रहे हैं दिल्ली के ऑटो चालकों के साथ। वो जानते हैं आने वाले वक्त में जो क्राइसिस होगा उसमें पेट्रोल डीजल से चलने वाला ऑटो तो बंद हो जाएगा, बैटरी वाला ऑटो बचा रहेगा, इलेक्ट्रिक वाला ऑटो बचा रहेगा, लेकिन इसके बाद जो सफर महंगा होगा उसमें उनके सामने संकट होगा। और इस देश में हर तबके के सामने संकट हो सकता है। यह इससे पहले किसानों को लेकर बातचीत हो, मजदूरों को लेकर बातचीत हो, राज मजदूरों को लेकर बातचीत की गई हो। इस देश के भीतर अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों के साथ राहुल गांधी ने एक संवाद बनाया। दरअसल इस देश की आर्थिक परिस्थितियां जब डामाडोल हो रही है और आने वाले वक्त में उसको संभालने की स्थिति में सरकार कितनी होगी या नहीं होगी, उसके उदाहरण जब अंतर्राष्ट्रीय क्राइसिस से जूझते हुए खुद प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह कह आए हों कि दरअसल अब जो गरीबी होगी, जो महंगाई होगी, उससे निपटना मुश्किल होगा। और इसका जिक्र वो नीदरलैंड तक में करके आ गए, नॉर्वे में कर आ गए। उस क्राइसिस का जिक्र तो भारत उसका सबसे बड़ा शिकार बनने वाला है। और उस परिस्थिति में इस देश को एक बेहतरीन गवर्नेंस चाहिए होगी। तो क्या यह शुरुआत इन तस्वीरों के अक्स तले होती है? तो जमीन पर बैठकर राहुल गांधी ऑटो चालकों से जो चर्चा कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो किस वक्त कर रहे हैं। वो उस वक्त कर रहे हैं जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट सरकार को झाड़ लगा रहा है, ये कहकर आपने किया क्या। नीट की परीक्षा को लेकर इससे पहले भी हमारे सामने सवाल आए थे, हमने कुछ दिशा निर्देश दिए थे, आपने किया क्या। और पहली बार परीक्षा को लेकर रक्षा मंत्रालय सक्रिय हो गया, पहली बार पीएमओ सक्रिय हो गया। क्यों हो गया? विपक्ष में ममता बनर्जी सक्रिय है कि इंडिया की बैठक हो जाए। केरल की राजनीति में वामपंथी सक्रिय हैं कि किसी तरीके से राहुल गांधी को ईडी का जो छापा पड़ा उसमें निशाने पर राहुल गांधी को ले दें, यह जानते समझते हुए कि ईडी ने 50 घंटे तक राहुल गांधी से 5 दिनों लगातार पूछताछ की, बावजूद इसके कोई सबूत दे नहीं पाई। और इस देश के लगभग 24 पॉलिटिशियंस के घर पर ईडी पहुंची। लेकिन राजनीतिक अंतर्विरोध की यह कहानी दरअसल 2029 की इबारत लिख रही है, जिसमें इस देश की बढ़ती हुई हलचल में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उसके पास कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा धूमिल हुआ, एक झटके में पूरी पार्टी ढहढहाकर गिर जाएगी। वो जानते हैं, हर कोई जानता है कि वो चुनाव अब अपने बूते नहीं जीतते हैं, बल्कि वो पहले से या तो तय हो जाता है कौन जीतेगा, किसे टिकट मिलेगा, और इसके बाद यह भी तय हो जाता है कि उसकी राजनीति किस दिशा में जाएगी। इसीलिए अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े नेता भी हाथ मलते रह गए, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर बरकरार नहीं रह पाए। नए चेहरे आकर खड़े हो गए। वो राजस्थान हो, वो अपने तौर पर मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। और इस कतार के भीतर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मुसीबत एक और है। हेमंत बिस्व शर्मा तो कांग्रेस से निकल कर आए, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी और उससे पहले उनका परिवार कांग्रेस का था, सम्राट चौधरी भी बीजेपी की उपज नहीं है। लेकिन जिसके जरिए भी सत्ता मिल जाए, उस सत्ता को लेकर सत्ता दिल्ली की यह तय करने लगे कि हर किसी को उसके सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, तो राज्य दर राज्य ऐसे चेहरे बीजेपी में आते गए और समाते हुए ये बताते चले गए कि दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उनके सामने नतमस्तक होना है, जिसे दिल्ली की सत्ता ने चुन लिया। वो बीजेपी के नए नए नवेले मुख्यमंत्री हों या फिर दूसरी पार्टियों से आकर बुने हुए मुख्यमंत्री हों। अगर ये चीजें ढह गई तो क्या बचेगा?
और यह अच्छी बात है कि इस दौर में देश के भीतर की राजनीति उस उबाल पर पहुंची गई जहां पर पहली बार हर विपक्ष ने यह महसूस किया दरअसल चुनाव एक पूरी प्रक्रिया कहीं फेक तो नहीं हो गई। लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों का मोह उस राजनीति और सत्ता को त्याग ही नहीं पाया जहां पर वो अपनी महत्ता खो दें। इसके ठीक उलट राहुल गांधी ने छात्रों से कहा सत्ता आप ही बदल सकते हैं, इस देश की व्यवस्था आप ही बदल सकते हैं, ये मुद्दे आप ही के हैं, चुनाव के जरिए नहीं बदल सकते हैं हम लोग क्योंकि पूरा तंत्र सत्ता के हाथ में है। तब यह सवाल बड़ा हो गया, अब अगले बरस जिन राज्यों में चुनाव होने, अगर ध्यान दीजिए तो फरवरी मार्च के महीने में उत्तर प्रदेश परीक्षा किसकी है? अखिलेश यादव की परीक्षा है, योगी की परीक्षा है। उत्तराखंड परीक्षा किसकी है? बीजेपी सत्ता में है। पंजाब में परीक्षा किसकी है? केजरीवाल की बड़ी परीक्षा। और यहां पर कहीं परीक्षा कांग्रेस की भी है क्योंकि बीजेपी यहां दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर नहीं है, वो चौथी बड़ी पार्टी के तौर पर है। उनके ऊपर तो अकालीस भी मौजूद है। तो पंजाब की परिस्थिति क्या कांग्रेस अपने अनुकूल कर लेगी और इसके लिए वो अपने किसी नए बड़े नेता को थोपेगी या वहीं के मुद्दों को, वहीं के लोगों के आश्रय उन मुद्दों को आगे बढ़ाएगी जिसमें किसान के मुद्दे भी हैं और युवाओं के मुद्दे भी हैं? मणिपुर के चुनाव होने हैं, गोवा के चुनाव होने हैं, नवंबर दिसंबर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव होने हैं। ये 2027 में होने हैं और 2028 के शुरू में नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मई के महीने में कर्नाटक के चुनाव होने हैं। उसी कर्नाटक के चुनाव होने हैं जिसमें 2028 के मई में, यानी 2 साल का वक्त अभी बचा हुआ है। इन 2 वर्षों में जो नया नेतृत्व होगा, नया मंत्रिमंडल होगा, वह नए सिरे से नई जिम्मेदारी के साथ काम करेगा और कोई उलझन होनी नहीं चाहिए। क्या इसको राहुल गांधी ने कर्नाटक के भीतर जिस सरलता के साथ सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को निभा दिया गया, उसमें दिल्ली में वो ऑटो वालों के पास उस वक्त बैठे हैं जब दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक राजनीति गर्म है। क्या होगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? हरी झंडी तो दे दी गई, आखिरी मिनट में कोई कुछ कर तो नहीं देगा। और जिस बीजेपी की पहचान थी ऑपरेशन को लेकर, ऑपरेशन लोटस, वो क्यों फेल हो गई, वो क्यों गायब हो गई? और ना सिर्फ गायब हो गई, राज्यपाल बाहर चले गए तो बाहर राज्यपाल चले गए हों, लेकिन पहली बार अपनी बात पर अडिग रहते हुए वहां के मुख्यमंत्री यानी अब पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया। सिर्फ एक लाइन का इस्तीफा लिखा और उसके बाद दिल्ली में आकर सबसे गले मिले, सब उनसे गले मिले। यह प्रक्रिया तो इससे पहले कभी किसी ने देखी ही नहीं थी। सिर्फ एक लाइन का इस्तीफा। राजभवन में राज्यपाल नहीं है, थावरचंद गहलोत बाहर हैं, उनके सेक्रेटरी को सौंप दिया गया। फिर दिल्ली आ गए बताने के लिए हम पार्टी के साथ हैं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं। यह स्थिति इससे पहले गहलोत के दौर को याद कीजिएगा तो नहीं थी। यानी इस वक्त कमान राहुल गांधी ने अपने हाथ में ले ली है, यह सोचते हुए सवाल 2029 भर का नहीं, उससे पहले संगठन को, पार्टी की सोच को, पार्टी के भीतर के अहंकार को और उस अहंकार से जुड़े उस कद को भी छांटने की जरूरत है जो एक पार्टी लेवल पर सबको बराबर लाकर खड़ा कर सके। और उसके साथ ही जो संगठन युवाओं का है, वो चाहे युवक कांग्रेस हो चाहे एनएसयूआई हो, जो नीट परीक्षा के दौरान शहर दर शहर प्रदर्शन कर रही है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में दिल्ली के भीतर जो युवक कांग्रेस के नेताओं ने जो कर दिखाया, यह मैसेज है कि दरअसल कांग्रेस के भीतर संघर्ष कितना मायने रखता है और उस संघर्ष को ही राजनीति कहते हैं। यही परिभाषा हम मानकर चलेंगे, कोई बड़ा कद मायने नहीं रहेगा। इसीलिए सिद्धारमैया का एक लाइन का इस्तीफा और उनकी मुलाकातों का सिलसिला।
असल में ध्यान दीजिए तो इस देश में विपक्षी राजनीति करने वाले नेताओं के सामने इस देश का राजनीतिक परिवर्तन उन्हें समझ में आने लगा है। वो समझ चुके हैं कि दरअसल रंग जो इससे पहले मोदी शाह का था वह उतर रहा है, और उसके उतरने की सबसे बड़ी वजह कॉरपोरेट के नेक्सस के भीतर इकोनॉमिक क्राइसिस का आ जाना है। वो जान रहे हैं कि इस दौर में भारत की इकोनॉमिक कंडीशन हो, जो कॉरपोरेट का क्राइसिस हो, जो डेवलपमेंट मॉडल हो, वो सब कुछ चरमरा रहा है। वो जान रहे हैं कि दरअसल अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी जो आखिरी विकल्प होगा वो विकल्प संघ की विचारधारा तले जाना ही होगा। यानी प्रधान सेवक स्वयंसेवक की भूमिका में खुलकर नजर बहुत जल्द आ भी सकते हैं, क्योंकि यह ठीक वैसे ही है जैसे 2014 में जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ रहे थे। अगर उस दौर में आप चले जाइएगा तो उन्होंने एक बार भी अयोध्या का जिक्र नहीं किया था, राम मंदिर का जिक्र नहीं किया था, आरएसएस का जिक्र नहीं किया था। वो उस वक्त कांग्रेस को हराने के लिए डेवलपमेंट का जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस के करप्शन का जिक्र कर रहे थे, गांधी फैमिली पर अटैक कर रहे थे। लेकिन अब 12 बरस के बाद पहिया घूम गया और हर कोई जानने लगा कि दरअसल बीजेपी के भीतर जब इतना क्राइसिस है कि उसके पास अपने नेताओं की ना जरूरत है ना कोई नेता कद वाला बचा है। यानी एक ऐसी संकट की परिस्थिति में मौजूदा वक्त में बीजेपी भी खड़ी है और वहां की सत्ता को लेकर बीजेपी के कैडर के भीतर भी एक सवाल है, इसके बाद क्या होगा। तो विपक्ष के भीतर के नेता भी अब समझने लगे अब शिफ्ट होने से काम नहीं चलेगा। यानी कल तक जो सोचते थे कि हम शिफ्ट हो जाएं और बीजेपी में चले जाएं तो हमें सत्ता की मलाई मिल जाएगी, अब उन्हें नजर आने लगा है कि दरअसल ये सत्ता की मलाई शिफ्ट हो रही है। पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो इस देश के भीतर में हो रहा है उसमें वही सारे मुद्दे उफन कर सामने आ गए जो 12 बरस पहले थे। डेवलपमेंट बीजेपी नहीं कर पाई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बीजेपी नहीं दे पाई, कॉरपोरेट के भीतर की प्रतिस्पर्धा इस देश में होनी चाहिए तो जो उसने पालन नहीं किया, पॉलिटिकल फंडिंग सिर्फ बीजेपी के पास जाए इस लिहाज से उसने पूरे पॉलिटिकल धारा को इस दिशा में खड़ा किया जिससे बड़े बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े कारोबारी हर कोई निशाने पर आते चला गया। और इस देश का किसान हो, इस देश का मजदूर हो, इस देश का युवा हो, इस देश की महिला हो, यह सवाल सबके सामने आया कि उनकी अपनी स्वावलंबिता जो होती है, खुद पर खड़े होने की जो क्षमता होती है, इस लाभार्थी और इस सरकारी योजनाओं ने उससे छीन लिया और उसकी एवज में उसी सरकार ने कॉरपोरेट को सब कुछ थमा दिया और उससे पॉलिटिकल फंडिंग अपने हाथ में ले ली। इसको बहुत बारीकी के साथ राहुल गांधी अभी तक बतलाते चले आ रहे थे। जब वो जिक्र कर रहे थे धारावी के बगल से गुजरते हुए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि देखिए ये धारावी भी अडानीज को दे दिया गया, और क्यों मेन स्ट्रीम के भीतर में दलित, पिछड़े, ओबीसी की मौजूदगी नजर नहीं आती है, तो फिर उनके हक में काम कैसे होगा। अब उसमें एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस दौर में भारत के भीतर गवर्नेंस के फेल होने और गवर्नेंस के तौर तरीकों के फेल होने के बाद इस देश के युवाओं का भविष्य कैसे अंधेरे में चला जा रहा है, उसको लेकर अब राहुल गांधी सचेत कर रहे हैं। और यह मैसेज शायद भारत की उस राजनीति में उन राजनीतिक दलों के लिए भी चुनौती है और उन नेताओं के लिए भी चुनौती है जो अभी भी ये मानकर चलते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी बची हुई है। इसीलिए उनके भीतर का अहंकार काम करते रहेगा, वो सत्ता हो या विपक्ष हो। पॉलिटिशियन का अहंकार उसके कद के हिसाब से आगे बढ़ते चला जाता है और जब सत्ता में आ जाता है तो वो चरम पर रहता है। इसके ठीक उलट विपक्ष के नेता राहुल गांधी, गांधी परिवार की विरासत को संभाले हुए राहुल गांधी, जिन्होंने कब कैसे तय कर लिया कि इस देश को नापेंगे और पैदल निकल पड़े, और उसके बाद एक खास ग्रुप नहीं, उस यात्रा के बाद राहुल की पूरी यात्रा को एंटी मोदी यात्रा के रूप में परिभाषित करने की बाखूबी कोशिश इसलिए की क्योंकि ऐसी यात्रा थी जिसमें मोदी कहीं नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री कहीं नहीं थे। वह इस देश के लोगों को जोड़ रही थी और मैसेज कन्वे कर रही थी डेमोक्रेसी का, कॉन्स्टिट्यूशन का। तब एक पूरा तंत्र तैयार हुआ कि उस पूरी यात्रा को शिफ्ट कर दिया जाए कि वो मोदी के खिलाफ यात्रा थी। उससे उनका नाम तो आ जाएगा सामने,
लेकिन फिर एक दौर में अभी मौजूदा वक्त में आप खड़े होकर देखिए, होमर्ज रूट बंद है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, गवर्नेंस फेल है, किसी का नाम सामने है नहीं क्योंकि सत्ता ही फेल है। ना नायक के तौर पर बचे, ना खलनायक के तौर पर बचे। और यही वो परिस्थिति है जिसमें अब अपने कार्यक्रमों के जरिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, अपनी पार्टी पॉलिटिक्स के जरिए और नए तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हुए विपक्ष की राजनीति को वैक्यूम से निकाल कर खड़े करने की सोच क्या राहुल गांधी खड़ा कर पाएंगे या खड़ा करने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं? यह मैसेज कम से कम इस वक्त विपक्ष के हर उस छत्रप के सामने है जो ये मान चुका है कि दरअसल बिना कांग्रेस के वो चल नहीं सकते, और कांग्रेस ये मान चुकी है कि उसके अपने नेताओं का कद भी कोई मायने नहीं रखता है, किसी की क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। और जब किसी की क्रेडिबिलिटी नहीं है तो फिर वो एक चेहरा कौन है जो उस ईमानदारी के साथ संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहा है, जो चाहे तो संघर्ष ना करे, फिर भी उसके नाम से ही पार्टी जानी जाएगी, बावजूद इसके वो संघर्ष कर रहा है। इसी संघर्ष ने असल में एक दो नहीं दर्जन भर मैसेज खड़े कर दिए। गवर्नेंस इस देश की फेल हो चुकी है। इस देश के वो इंस्टीट्यूशन जो गवर्नेंस को पटरी पर लाने का काम करते हैं, वो दरअसल उसी गवर्नेंस के साथ खड़े हो गए। कहीं पर चुनाव आयोग है, कहीं जुडिशरी है, कहीं पर मीडिया है, कहीं ब्यूरोक्रेट है, सब साथ खड़े हो गए। और इस पूरी प्रक्रिया में भारत की इकोनॉमिक क्राइसिस तत्काल की नहीं है, बल्कि ये 2018 के बाद से धीरे धीरे बढ़ती चली गई। जिस डबल इंजन का नारा दिया गया वह भी फेल हो गई। डबल इंजन की सरकारें बीजेपी की अलग अलग राज्यों में जीडीपी से लेकर बेरोजगारी तक के भीतर समाती चली गई, जो नीचे चला गया। इस दौर में युवा या कहें जेनजी का फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा। इस देश में कॉरपोरेट की लूट कैसे हुई और सत्ता ने वो लूट करने में कैसे भागीदारी की, वह भी सामने आ गया। करप्शन बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड करप्शन के तौर पर इस देश ने देखना शुरू कर दिया। हर जगह बिना पैसे के काम होगा नहीं, यह मैसेज जाने लगा। बीजेपी की अपनी प्रयोगशाला जो गुजरात से खड़ी हुई, मध्य प्रदेश पहुंची और उसके बाद उत्तर प्रदेश गई है और अब वो पश्चिम बंगाल में खुद को खड़ा करना चाहती है। तब नया सवाल यह है कि अब बीजेपी के पास वो तमाम राज्य हैं, बावजूद इसके वह इस देश के भीतर नफरत की लकीर क्यों खींच रही है? धर्म के नाम पर लकीरें क्यों खींची जा रही हैं? जातियों के नाम पर संघर्ष की परिस्थिति क्यों पैदा की जा रही है? और इन सवालों का जवाब सत्ता पाने के बाद आपके पास कोई विजन है या नहीं है, पहली बार वह फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए 2027 और 28 के विधानसभा चुनाव के बाद जो 2029 की लकीर है, उसका मैसेज इस देश के भीतर एक बार फिर आपको 80 के दशक से पहले की परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर ही देगा। जो इस देश के इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 91 में पीवी नरसिम्हा राव ने किए, उससे पूर्व की परिस्थिति जो एक सोशलिज्म की थी, और उस सोशलिज्म के आश्रय इस देश में सस्ता एजुकेशन था, ठोस एजुकेशन था, इंटेलेक्चुअलिटी की एक पहुंच और पकड़ थी, समाज के भीतर एक प्रतिस्पर्धा थी। और इसके बाद के रिफॉर्म ने सिर्फ प्रॉफिट और मुनाफा देखते हुए छोटे बिजनेसमैन से लेकर बड़े कॉरपोरेट हाउसेस, छिटपुट अखबार से लेकर बड़े बड़े मीडिया इंस्टीट्यूशंस, और इस देश के भीतर निचले तबके से लेकर ऊपरी तबके तक के जो नौकरशाही थी, सभी भ्रष्ट होती हुई दिखाई देने लग गई। इसीलिए गाहे बगाहे राहुल गांधी कह ही देते हैं, सत्ता में आया तो किसी को छोड़ूंगा नहीं। यह मैसेज पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का है या मौजूदा वक्त में सत्ता के सामने जो अंधेरा है, उस अंधेरे को उजियारे में तब्दील करने का एक छोटा सा हिस्सा है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।